हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारे डेली लाइफ में कुछ न कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसको हम देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जैसे ड्यूरिंग समर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर अगर मिल्क को ऐसे ही छोड़ दें तो उसका क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या, जो मिल्क है, मिल्क किस में चेंज हो रहा है, कर्ड में चेंज हो रहा है। एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में क्या होता है, जैसे ही कोई आयरन तवा या नेल वगैरह बाहर रह जाती है, रूम से बाहर मतलब आंगन में गिरी होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो हवा के एयर की प्रेजेंस में आती है तो वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब उसमें जंग लग जाता है। और ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को देखा होगा आपने, फर्मेंट हो जाते हैं। फूड इज़ कुक्ड। फूड पहले तो वो वेजिटेबल है, वेजिटेबल से फूड बनाया जाता है, तो वो वेजिटेबल किस में चेंज हो रही है, फूड में चेंज हो रहा है, मतलब खाना बन रहा है तो उसमें क्या आ रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आर बॉडी। और जो फूड है वो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी एक प्रोसेस है। वी रिस्पायर मतलब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो भी क्या है, एक हम डेली लाइफ में ये सारा कुछ होता है पर हम क्या फील नहीं कर पाते कई बार, जैसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर and identity of initial substance have somewhat changes. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. और इन सभी सिचुएशन में आपने देखा कि जो पहले इनकी इनिशियल सब्सटेंस जो था उसकी आइडेंटिटी, पहचान, उसका नेचर अलग था और बाद में इसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। और प्रीवियस क्लासेस में आपने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है, जैसे 7th क्लास में आपने फिज़िकल और 9th क्लास में भी पढ़ा है फिज़िकल और केमिकल चेंजेस मैटर में कैसे होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेक प्लेस। जब केमिकल चेंजेस होती हैं तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे क्या करती है, टेक प्लेस, मतलब वहाँ पे हो जाती है केमिकल रिएक्शन। वी मे परहैप्स द वंडरिंग सो टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। और शायद क्या है, हम हैरान भी हैं कि ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, क्यों होती हैं ये केमिकल रिएक्शंस। हाउ डू वी कम टू नो व्हाट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। और ये केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, क्या हमारी लाइफ में इसका यूज़ है, क्यों होना चाहिए, क्या क्या कारण है कि ये केमिकल रिएक्शन होती हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आओ हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम इन क्वेश्चनों के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ही आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। क्या बोला है, ये जो एक्टिविटी अब आप करोगे, जैसे लैब में आप ये एक्टिविटी करोगे तो इसके लिए आपको टीचर लैब अटेंडेंट होना ज़रूरी है या टीचर की प्रेजेंस में आपको ये करनी है ये एक्टिविटी। और इसमें क्या है, स्टूडेंट को प्रोटेक्शन के लिए आइज़ में कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। आपने क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसको सैंड पेपर से क्या करना है, रब करना है, मतलब अच्छे से उसको रगड़ना है। होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग, बर्न इट यूजिंग अ सेपरेट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास
as shown in figure. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? देखो यहाँ पे देख लो आप, ये वाली एक्टिविटी दिख रहा है ना आपको सभी को, ये एक्टिविटी। इसमें क्या किया गया, देखो ये यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन पकड़ा गया है, ये क्या है, ये टोंग आ गया, टोंग मतलब जिससे हम इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे। और मैग्नीशियम रिबन किससे रगड़ना है, पहले सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ना है, फिर इस टोंग से पकड़ लेना है इसको अच्छे से पीछे। और इस यहाँ पे देखो आपको एक बर्नर दिखाई दे रहा है, बर्नर, और यहाँ पे देखो क्या वॉच ग्लास दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करोगे, ठीक है, बर्न करोगे तो इससे क्या बन जाएंगे, ऐश बनेगी। जो ऐश है वो कहाँ पे आपने कलेक्ट करनी है, वॉच ग्लास में कलेक्ट करनी है, ठीक है। और जैसे ये ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में आएगी तो ये जो मैग्नीशियम रिबन से जो मैग्नीशियम फॉर्म हुआ, जो ये मैग्नीशियम ऐश जो बनी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से आपने ये अच्छे से पढ़ना है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. आपने ये ऑब्जर्व करना है वहाँ पे, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैग्नीशियम जो रिबन है जब वो जला तो उससे जो ऐश निकली वो वाइट फ्लेम, उससे जो धुआं निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वाइट फ्लेम वाला निकलेगा। और वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइट पाउडर में, ठीक है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम रिबन जब आप जलाओगे तो ये जो ऐश जो बनेगी वो क्या रहेगा, आपका जो चाइना डिश में बचा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है तो जो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट है इसमें मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ मैग्नीशियम 2 है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टू यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम, तब बनेगा ये बैलेंस रिएक्शन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे सबसे पहले लिया कोनिकल फ्लास्क। इस शेप का जो आपको ये जार जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम कोनिकल, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लेना है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, जिंक ग्रेनुअल लेने हैं, ठीक है। जिंक ग्रेनुअल मतलब जिंक ग्रेनुअल देखना अपने लैब में, छोटे छोटे ग्रेनुअल होता है, जैसे ग्रेन देखा है आपने, जो अनाज जो होता है वैसे वैसे वो छोटे छोटे कणों में मिलेंगे आपको जिंक ग्रेनुअल। सबसे पहले इस जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें जिंक ग्रेनुअल डालने हैं आपने। उसके बाद इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल। फिर आपने ऑब्जर्व करना है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज हो रही हैं क्या, ठीक है। डज द कॉनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। फिर आपने ये जो फ्लास्क है इसको भी टच करना है और ऑब्जर्व करना है इसमें क्या चेंजेस आ रही है। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये गर्म हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे आपने ये लैब में भी कर सकते हैं आप ये। फ्रॉम द above three activities you can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has take place। अब आपने 2 एक्टिविटी की, तीसरी ये थी, चलो मैं पढ़ा देती हूँ तीसरी क्या थी। इसमें क्या बोला था, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे आप, तो ये भी आप लैब में कर सकते हो और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये 3 एक्टिविटी जब की तो इससे क्या इससे हम क्या कह सकते हैं, इन ये जो ऑब्जर्वेशन की हमने ऑब्जर्व किया तो इससे क्या रिजल्ट निकला। तो एक तो चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट होता है स्थिति, मतलब पोजीशन, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। हमारी जो वाटर है, वाटर की 3 स्टेट्स में मिल सकता है ना हमें, वाटर, लिक्विड, सॉलिड और वेपर फॉर्म में। तो स्टेट क्या होता है, इसमें स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। चेंज इन कलर भी चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस की इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व हो सकती है गैस इसमें से। और चेंज इन टेम्परेचर में भी क्या आ सकती है, चेंजेस आ सकती है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। और हम क्या करते हैं, चेंजेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने चारों तरफ। जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की जो वैरायटी है उसमें क्या होती है, चेंजेस आती रहती हैं। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सिंबॉलिक जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये हम इस वाले कंटेंट में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 1 में आपने पढ़ा जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटर्न इन द शॉर्टर फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। द सिंबॉलिक फॉर्म जिसको बोलते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये क्या है हमारी वर्ड इक्वेशन। जैसे पूरा लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये इस साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड को क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। द substances that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactant। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ऑफ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और इस साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, आर यू श्योर कि ये समझ आ गया आपको? तो अच्छे से समझना है जो जो बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आपको 10th के बाद +1 +2 में भी काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अ वर्ड इक्वेशन A word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them। वर्ड इक्वेशन में देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और यहाँ पे देखो एरो भी शो किया हुआ है। इसका मतलब है गोज टू द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन बनाया है तो इसको हम ऐसे, मतलब इसके लिए रिएक्शन करवानी है तो हमें क्या चाहिए, 2 रिएक्टेंट चाहिए, तभी रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। बिटवीन द प्रोडक्ट्स रिटर्न एज राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। और यहाँ पे भी हम प्लस साइन लगा सकते हैं,
ठीक है, जो प्रोडक्ट में दो अगर हमारे कंपाउंड बन रहे हैं तो उसके बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये जो एरो है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये रिएक्शन किस साइड को हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इस साइड को ये एरो शो करा हुआ है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। फिर है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का और कोई शॉर्टर वे है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इट इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अब हमने जैसे पिछले जो कंटेंट पढ़ा केमिकल इक्वेशन, इसमें हमने वर्ड्स इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। अब वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में मिलती है O2, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहा है, MgO। अब ये देखो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ये आपको बैलेंस लग रही है, ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन 1 रहा, तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम 2 लेते हैं मैग्नीशियम तो ये क्या बन जाएगा, 2 मैग्नीशियम बन जाएगा और 2 ऑक्सीजन बन जाएगा। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट की साइड भी आप इसको नंबर ऑफ एटम को काउंट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की साइड भी आपको नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करोगे। इफ इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी मैग्नीशियम प्लस O2, तो ये बैलेंस नहीं थी, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस। पर मैंने क्या लिखा, 2 मैग्नीशियम लिख दिए और यहाँ पे भी बैलेंस कर दी इक्वेशन, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, बैलेंस इक्वेशन बन गई। Such a chemical equation is Galton chemical equation for the reaction is Galton chemical equation for burning of मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मतलब ये अगर हम मैग्नीशियम प्लस O2 टू फॉर्म MgO, तो ये स्केल्टन बना सिर्फ इसका, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Balance chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you study in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। मतलब जितने एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे उतने ही टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। मतलब अगर मास ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। मतलब ये क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, मतलब रिएक्टेंट के जितने भी एलिमेंट है वो प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। और नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का सेम रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो वो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो स्केलेटन फॉर्म थी। अब ये
यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम अगर हम 2 यहाँ पे लेते हैं तो 2 हमें मैग्नीशियम 2 यहाँ पर मिल जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 1 लिया था पहले, जब ये 2 यहाँ पे लिखा हमने तो ये O2 बन जाएगा। 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ हैं उतने नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ हैं, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी बन रहे हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये समझ आ गया आपको। Hence we need to balance a skeleton chemical equation. Is the chemical equation balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as, जैसे जिंक, अब ये वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है, वर्ड इक्वेशन लिखने को भी आ सकती है और दूसरा केमिकल इक्वेशन भी लिखने को आ सकती है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपने अगर केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन जिंक को सिंबॉलिक फॉर्म क्या है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की सिंबॉलिक फॉर्म है H2SO4, तो क्या बन रहा है जिंक सल्फेट, मतलब Zn और ये SO4 और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट आ गया आपका और ये प्रोडक्ट आ गया आपका, ठीक है। तो जिंक कितने हैं यहाँ, रिएक्टेंट में जिंक 1 है, प्रोडक्ट में देखा तो जिंक भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, SO4 4, तो ये सारी बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पता लग गया जिंक कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में जिंक कितना है 1 है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। सल्फ़र रिएक्टेंट में 1 है और सल्फ़र प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं 4 हैं, तो ये बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। फिर और भी एग्जांपल है इसका, जैसे एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो देखो आपकी बैलेंस है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है बैलेंस केमिकल, मतलब जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है उतनी नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जैसे अदर केमिकल इक्वेशन है आयरन, जिसको Fe से डिनोट करते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इसको हमने बैलेंस करना है, तो देखो to balance a chemical equation, first draw box around each formula. Do you change anything inside the boxes while changing the equation? जैसे हमने पढ़ा आयरन प्लस वाटर, तो क्या बन रहा था Fe3O4H2। इसको हमने सभी को पहला ही स्टेप है कि सभी को क्या करना है, हमने बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, लीस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। अब हमने काउंट करना है, देखो हमने क्या काउंट करना है, पहले एलिमेंट लिख दिया, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट लिख दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो आयरन देखो कितना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं इसके, रिएक्टेंट है 1 और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में देखो आयरन कितने बन रहे, आयरन के कितने एटम बन रहे हैं 3 एटम, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने बन रहे हैं 2 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में कितने बन रहे हैं हाइड्रोजन 2 ही बन रहे हैं,
और ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं रिएक्टेंट में 1, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने बन रहे हैं 4। तो सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया आपका। फिर है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या बोला है, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactants or a product. In that compound, select the element which has maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and elements oxygen in it. There are 4 oxygen atom on right hand side and only 1 on left hand side. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अपने, क्योंकि हमें अब ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या बोला है, एटम के जो मैक्सिमम नंबर वाले जो कंपाउंड हैं उनको हमने क्या कर लेना है, अपने तरीके से सबसे पहले लिख लेना है उनको। ठीक है, इट में भी रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट भी हो सकते हैं कंपाउंड फॉर्म में, और जैसे यहाँ पे वाटर और H2 कंपाउंड फॉर्म में है ना, ये H2 2 से ज़्यादा एटम है ना, और यहाँ पे भी कंपाउंड फॉर्म में है। तो अपने कन्वीनियंट तरीके से स्टेप नंबर थर्ड में हमने क्या लिख लेना है, ये लिख लेना है कि रिएक्टेंट में कंपाउंड फॉर्म में क्या क्या है। रिएक्टेंट में वाटर, और जो प्रोडक्ट में क्या बन रहा था Fe3O4। ठीक है, फिर इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है। ठीक है, अब देखो यहाँ वाटर है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने थे, सिर्फ 1 है, और यहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड एलिमेंट्स oxygen in it. There are 4 oxygen atom on right hand side and only 1 on right hand side. ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड में 4 हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में देखा, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने थे, 1 था, और जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 था, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने थे, 4 थे। फिर ये लिख लिया हमने। ठीक है, टू इक्वलाइज the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of compound or element involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4. Now the partially balanced equation become, देखो हमने क्या किया था, क्योंकि हमें चाहिए थे ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 टू ज़ा 8। तो हमें यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं, आगे भी ये स्टेप नंबर थर्ड तक तो हो गया आपका, कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखना है कि एटम में सबसे ज़्यादा कितने एटम है। यहाँ ऑक्सीजन 4 था, तो यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 में चलेंगे। इसमें आयरन और हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन partly balanced equation. To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side. जैसे हमने लिखा कि बैलेंस करना है, तो ऐसे ऐसे लिख लिया। तो क्या बना, आयरन प्लस 4, अब देखो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर हमें 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन तो आ गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो बन रहा है, पर 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन भी तो बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 थे, तो हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन बन गया अब राइट एंड लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5 में है आयरन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ही समझा देती हूँ, आयरन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आयरन कितने थे, सिर्फ Fe के जो एटम थे वो एक ही था, तो हमें यहाँ पे 3 थे, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ Fe3 अब रिएक्टेंट में भी इक्वल है और प्रोडक्ट में भी इक्वल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3Fe प्लस 4H2O to give Fe3O4 and 4H2। ठीक है, तो ये हमारी
इक्वेशन बन गई, जिसको हम देखो बैलेंस हो गई। अब ये रिएक्टेंट में 3 आयरन थे, प्रोडक्ट में भी 3 आयरन एटम हो गए। हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हैं, ऑक्सीजन 4 हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 4 बन गए। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। और ये जो इक्वेशन हमने बनाई हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके बनाई, मतलब अपनी जितने हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस करके कि कितने एटम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है कि ये जो अब हमने ये तो लिख लिया, बैलेंस कर ली इक्वेशन। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो इसके बारे में भी लिखना ज़रूरी होता है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसमें फिजिकल स्टेट बताना भी ज़रूरी होता है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ गिवन इन इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। अब जो हमने बैलेंस की इक्वेशन उसमें तो हमने बताया नहीं कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। अब हमने केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। The gaseous, liquid and aqueous and solid state of reactant and products are represented by notation GL, aqueous, aqueous को AQ से denote करते हैं, solid respectively. The word equation is written if the reactant or product is represented as a solution in water. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन, हमें जो आपको आयरन है, आयरन सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जो लोहा होता है सॉलिड फॉर्म में मिलता है। वाटर क्या है, वाटर आपको सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी चीज़ में मिल सकता है, पर यहाँ पे जो लिया है रिएक्टेंट में ये गैस इस फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो ये जब इसको हम एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तो ये क्या बनेगा, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और जो हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज होगी। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट दिस इज अ रिएक्शन, वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ये जो वाटर है, वाटर ऐसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमने इसकी स्टीम बनाई, स्टीम फॉर्म मतलब गैसेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, तभी हमने इसको यहाँ पे G से डिनोट किया हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। समटाइम्स द रिएक्शन फिजिकल स्टेट नेसेसरी भी नहीं होती, पर स्पेसिफाई तो करना पड़ता है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above or below the arrow in the equation. For example, कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें कैटलिस्ट यूज़ किए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ 340 एटमोसफियर, तो क्या बनता है, मिथेनॉल, ठीक है। इसमें प्रेशर यूज़ किया हुआ है एज ए कैटलिस्ट। और यहाँ पे देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है वो सनलाइट यूज़ किया गया है, मतलब टेम्परेचर यूज़ किया गया है, तो इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म में और 6 ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में और 6 वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।